हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात बता दें, बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा ये है कि थोड़ा पढ़ के जो है अच्छा स्कोर किया जाए। जब वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो सेक्शन महत्वपूर्ण होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? सवाना, लानोज, स्टेपीज, सिल्वास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेपीज उपोष्ण कटिबंधीय घास का या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि सवाना, लानोज और सिल्वास यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए, भूमध्य सागर या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 10 अक्षांश से 25 अक्षांशों तक उष्ण कटिबंधीय घासों के मैदान पाए जाते हैं। जैसे सवाना, लानोज, कैंपस, सिल्वास यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। जबकि प्रेयरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिनका विस्तार 30 अक्षांश से लेकर के 45 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ऐसे जो है सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं ऐसे। बाकी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण किया जाता है? मेकांग नदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्रा या फिर शाल्विन। पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है? जिसका उद्गम तिब्बत में स्थित चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और इसके द्वारा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसकी जो उद्गम स्थल है वो याद रखिएगा, सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा मूक नायक पत्र का संपादन किया गया था? मूक नायक समाचार पत्र का संपादक किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मूक नायक समाचार पत्र का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मूक नायक पत्र का संपादन इनके द्वारा ही 1942 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन भी किया गया था। और मूक नायक पत्र या समाचार पत्र का संपादन अगर पूछ ले सीधे से तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक समाचार पत्र का संपादन किया था 1942 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? एंडीज पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या अकांकागुआ है? अकांकागुआ है। रॉकी पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अल्बर्ट है क्या? हिमालय पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। और आल्प्स पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक। बताइए इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक नहीं होती है, बल्कि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। ठीक है, और माउंट कुक किसकी सर्वोच्च चोटी है? माउंट कुक जो है वह दक्षिणी आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है।
देखिए, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, जहाँ से राइन नदी का उद्गम होता है, जबकि माउंट कुक दक्षिणी आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन किसकी सर्वोच्च चोटी है, और आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। और ये भी एक बात याद रखिएगा कि राइन नदी का उद्गम माउंट ब्लैक यहीं से होता है। ठीक है, और जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? फ्रांस तथा इटली के मध्य, जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य, रूस तथा यूक्रेन के मध्य, या फ्रांस तथा स्पेन के मध्य? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथी वो हो जाएगा फ्रांस और स्पेन। जैसे ये मान लीजिए ये फ्रांस है और इसी से सटा है ये स्पेन, इन दोनों के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण यही पिरेनीज पर्वत करती है। ठीक है, देखिए पिरेनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था? देखिए किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था? कुली कुतुब उल मुल्क, अमीर अली, मलिक अहमद, या फिर यूसुफ आदिल शाह? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर अली, जो बरीद का शासक था। बरीद जो आपका बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था शायद, और इसी को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। सॉरी बीदर है। देखिए बहमनी साम्राज्य के बीदर राज्य के शासक अमीर अली को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। ठीक है, ये बीदर का शासक था, और ये बीदर जो है जैसे बहमनी हो गया, बहमनी का बीदर हो गया, बरार हो गया, और फिर और दो राज्य थे वो सभी बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, और यहीं के शासक जो अमीर अली था उसको दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम द तलवार, वंदे मातरम और द तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिकाजी कामा, अजीत सिंह, या फिर रास बिहारी बोस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम और द तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। देखिए मैडम भिकाजी कामा द्वारा 1909 में, मैडम भिकाजी कामा द्वारा 1909 में वंदे मातरम और द तलवार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तथा 1905 ईस्वी में इन्होंने पेरिस में, 1905 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा पेरिस में इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, और आपको एक बात बता दें कि मैडम भिकाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा भारत नौजवान सभा की स्थापना की गई थी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर सचिन नाथ सान्याल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। देखिए भगत सिंह द्वारा 1926 में, भगत सिंह द्वारा 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था, तथा 1925 ईस्वी में लाहौर, 1925 ईस्वी में लाहौर छात्र संघ की स्थापना भी भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो भारत नौजवान सभा और लाहौर छात्र संघ इन दोनों की स्थापना भगत सिंह ने किया था, जिसमें नौजवान सभा का जो गठन है वह 1926 में किया था, और लाहौर छात्र संघ की स्थापना 1925 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय योजना, या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था और यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और इस पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल गॉडगिल मॉडल पर आधारित, और इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें पहली बार आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान सरकार द्वारा जो है आत्मनिर्भर बनने की वो की जाती है, तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि इससे पहले भी कभी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, तो आपको याद रखना चाहिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 जो डीपी धर मॉडल पर आधारित था, इसमें पहली बार आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण पवन अपर्दन द्वारा नहीं होता है? यहाँ पे नहीं पूछा है, पवन अपर्दन द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है। जैसे ये मान लीजिए छत्रकशिला है, छत्रकशिला, यारडांग, इंसेलबर्ग, स्टैग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टैग का निर्माण पवन अपर्दन द्वारा नहीं होता है, जबकि छत्रकशिला, यारडांग और इंसेलबर्ग इन सब का निर्माण पवन अपर्दन द्वारा होता है। देखिए वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, डाइकांटर, यारडांग आदि इनका निर्माण जो है पवन अपर्दन द्वारा होता है, जबकि स्टैग का निर्माण सागरीय जल अपर्दन द्वारा होता है। ठीक है, स्टैग का निर्माण सागरीय जल अपर्दन द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में मौजूद है? कौन सी कर प्रणाली भारत में मौजूद है? प्रगतिशील करारोपण, आनुपातिक करारोपण, प्रतिगामी या फिर अधोगामी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में जो करारोपण है या जो कर लागू है वह अधोगामी प्रकार का है। देखिए भारत में अधोगामी करारोपण प्रणाली लागू है, जिसके तहत ये होता क्या है, अधोगामी करारोपण में कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वह वहीं पे स्थिर हो जाती है, चाहे आय में कितना भी वृद्धि हो जाए। आय में अगर वृद्धि होता है तो उसके बाद कर में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन एक सीमा तक कर की दर बढ़ती है जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है। ठीक है, इसे अधोगामी करारोपण कहा जाता है जो भारत में लागू है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? हथकरघा विकास, बीमा सुधार, लघु उद्योगों की स्थापना या वित्तीय सुधार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योगों की स्थापना से संबंधित है। देखिए आबिद हुसैन समिति का गठन 1995 में किया गया था, जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों की स्थापना से संबंधित सुझाव देना है। तो आबिद हुसैन समिति, ये समितियां जो है परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। इसके पहले जो भी परीक्षाएं होती हुई हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो, किसी आयोग का हो, आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आयोग से तो पूछ ही लेते हैं। तो ये सब जो महत्वपूर्ण आयोग है उनको याद रखिएगा। आबिद हुसैन समिति जिसका गठन 1995 में किया गया था और ये लघु उद्योगों की स्थापना से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से मीरा सेठ समिति का गठन जो है वो किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला, हथकरघा विकास, गरीबी आकलन या फिर कर सुधार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी?
इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा विकास से है। देखिए, मीरा सेठ समिति का गठन 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था, जो हथकरघा उद्योगों के विकास से संबंधित सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। 1997 में हथकरघा उद्योगों की स्थापना से संबंधित सुझाव देने के लिए मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। ऐसे एक टेस्ट में जो है दो दो समितियां, दो दो तीन तीन समितियां करके जितनी भी समितियां अब तक बनी हैं उन सारी समितियों को मैं कवर करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको बता दें कि इसके पहले भी ये घटना चक्र का जो प्रतिदृष्टि करंट अफेयर्स है वो पूरा जो है उसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो उसके 2 वीडियो जो है जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और उसका अगला पार्ट जो है वह आज शाम तक या कल सुबह जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक जो है अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।